हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्टि 2023 के बारे में, जो 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक की सभी समसामयिकी घटनाओं का वार्षिक संकलन है। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश परिदृश्य के बारे में, जो राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र डालती है। चलिए तो इसमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टॉपिक आता है राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया? राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में। दूसरा आता है स्कूल चलो अभियान 2023 के बारे में। 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल रेडिनेस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का विमोचन किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया। गौरतलब है कि प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 को किया गया था और इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के छात्र छात्राओं के आधिकारिक नामांकन को प्रोत्साहित करना है। स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को, जिसका उद्देश्य क्या था? बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के छात्र छात्राओं के आधिकारिक नामांकन को प्रोत्साहित करना है। और हाल ही में 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। और इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के अतिरिक्त बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का तथा आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 के बारे में। मार्च 2023 में 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया? लखनऊ में। इस चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय पुलिस बलों की 32 टीमों के 1300 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। जो अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन लखनऊ में किया गया और यह 71वीं है। अब पढ़ते हैं रेशम कृषि मेला 2023 के बारे में। 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में इस मेले का शुभारंभ किया गया। कहाँ किया गया? गोरखपुर में। इस अवसर पर मुख्यमंत्री में 11.38 करोड़ की लागत से 18 चाकी कीट पालन भवनों, 36 सामुदायिक भवनों और 9 धागाकरण मशीन रोड का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर 600 टन करने का लक्ष्य रखा गया है। और उत्तर प्रदेश के रेशम सहतूती, गोरखपुर और एरी, कानपुर और टशन सोनभद्र का उत्पादन होता है। मतलब जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा गोरखपुर में इस रेशम कृषि मेला 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें लक्ष्य रखा गया कि जो 60 टन रेशम उत्पादन होता है प्रेजेंट में, उसे 600 टन करने का लक्ष्य रखा गया। और उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम, सहतूती रेशम गोरखपुर में, एरी रेशम कानपुर में और टसर रेशम सोनभद्र में इसका उत्पादन होता है। अब पढ़ते हैं वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 के बारे में। 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया। कहाँ किया? वाराणसी में पीएम के द्वारा। यह आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर किया गया तथा इस विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का विषय था, हाँ हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। इस समिट का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी एवं मेट्रोपॉलिटिकल पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट हेतु साइट का उद्घाटन किया। क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है वन वर्ल्ड टीबी समिट में? पहला तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी में इस समिट का उद्घाटन किया गया
और यह आयोजन कब किया गया? विश्व क्षय रोग दिवस पर, वर्ल्ड टीबी डे के दिन इसका आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान इसका जो विषय था वह था कि हाँ, हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। और इस समिट का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा किया गया। अब पढ़ते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के बारे में। 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में करार जाने हेतु विभिन्न कमेटियों के गठन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी। उत्तर प्रदेश ने पहली बार यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया और इसका आयोजन प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर में किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में करने की मंजूरी प्रदान की और यह पहली बार है कि यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इस आयोजन में प्रदेश में 4 जिलों लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा। कहाँ कहाँ किया जाएगा? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर। अब आता है एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री। 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने आभासी माध्यम से हरदोई के संडीला में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यह पेंट फैक्ट्री बर्जर समूह की है। एशिया की सबसे बड़ी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का आयोजन कहाँ किया गया? हरदोई के संडीला में और यह एक बर्जर समूह की है। अब पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के बारे में। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 का मंजूरी प्रदान की। इस नीति से जुड़ी रणनीतिक तथा पहलुओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। इस नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी और उच्च स्तर के खिलाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में खेल योजनाओं के सभी एथलेटिक कोच, खेल विज्ञान कर्मचारी और उनके परिवारों को इस नीति के तहत 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ राज्यों में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा और इस नई खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के बारे में पहला ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसे उत्तर प्रदेश खेल नीति को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है और यह नीति खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों ग्रास रूट के स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी और उच्च स्तर के खिलाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसमें सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ राज्य में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा और नई खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया। अब पढ़ते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप या माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम के बारे में। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पर मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकल सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु 5 वर्षों की अवधि तक 2022 से 2023 और 2026 से 27 तक अतिरिक्त राज्य सहायता दिए जाने से संबंधित प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान की गई है। अब पढ़ते हैं कालिंजर महोत्सव 2023 के बारे में। 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में बांदा जिले में कालिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की। कहाँ किया गया? यह बांदा जिले में किया गया तथा यह राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की गई। इमिलिया कोडर गांव उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में थारू आबादी वाले गांवों में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बन गया है। थारू जनजाति की जीवंत और विविध संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित यह संग्रहालय 5.5 एकड़ में विस्तारित है। इमिलिया कोडर गांव किस लिए फेमस रहा कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में थारू आबादी वाले गाँव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया गया। अब पढ़ते हैं BFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। 4 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में BFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ किया गया? लखनऊ में। इस सेंटर में 10 देशों के लिए वीज़ा आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा करने की सुविधा उपलब्ध है। इस सेंटर द्वारा प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, क्रोएशिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली और सऊदी अरब यात्रा से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ये हाल ही में कहाँ किया गया? लखनऊ में।
अब पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के बारे में। 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2022 को प्रख्यापित किया है। यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से 5 वर्ष या नई नीति के आने तक संपूर्ण प्रदेश में प्रभावी होगी। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना और अन्य राज्यों तथा देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य किए गए व्यय का 35% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि 2 फरवरी 2023 को प्रदेश में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 को प्रख्यापित किया और यह नीति आगामी 5 वर्ष के लिए संपूर्ण प्रदेश में प्रभावी होगी। और इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य किए जाएंगे के लिए 35% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। अब पढ़ते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। योगी जी से पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 5 वर्ष 347 दिन इस पद पर आसीन रहे। योगी से पूर्व कांग्रेस शासन में डॉक्टर संपूर्णानंद 5 वर्ष 345 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। कौन इनके पहले, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? डॉक्टर संपूर्णानंद, जो कांग्रेस शासन में लगातार मुख्यमंत्री रहे थे 5 वर्ष 345 दिन के लिए। और प्रेजेंट में जो योगी जी हैं, इन्होंने यह पहले नंबर पर आ गए हैं, 5 वर्ष 347 दिन से पद पर आसीन है और यह अभी भी निरंतर पद पर है। श्रेयस हरीश के बारे में 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया। बेंगलुरु निवासी हरीश विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय। श्रेयस हरीश कौन है? यह एक मोटर बाइक रेसर है जिनको उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 के तहत सम्मानित किया गया। अब पढ़ते हैं कलासिनको AK-203 असॉल्ट राइफल। जनवरी 2023 में अमेठी स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री में कलासिव AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन प्रारंभ हुआ। भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। और ध्यातव्य है कि अमेठी के मुंशीगंज में असॉल्ट राइफल की शूटिंग का यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च 2019 को किया। ये कहाँ किया जा रहा है? अमेठी में स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री में कलासिव AK असॉल्ट राइफल का उत्पादन प्रारंभ हुआ है तथा यह भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। अब पढ़ते हैं गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इनमें से जो मेन पॉइंट है उसके एक शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार रिवीजन करने के लिए काफ़ी सहायक होगा। कि जैसे गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी यह किसके लिए सर्वश्रेष्ठ थी, या फिर उससे रिलेटेड जो 3-4 पॉइंट है उसको आपको एक नोट्स तैयार कर लेना है, या फिर वीडियो को आप बार बार देखते रहेंगे तो फिर आपको वैसे भी याद हो जाएगा, तो नोट्स भी प्रिपेयर करने का इतना ज़रूरी नहीं रहेगा। 30 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी एवं सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए हैं। इस परिणाम में उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जो जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस हुआ है उस टाइम पे जो उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसमें अयोध्या की झांकी अयोध्या दीपोत्सव पर आधारित थी जिसको 3रा स्थान प्राप्त हुआ है, और एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
अब पढ़ते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 के पदक विजेता एवं प्रतिभागी एवं 36वें राष्ट्रीय खेल के प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ी सम्मानित। 26 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम की श्रृंखला के क्रम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राज्य के पदक विजेता एवं प्रतिभागी 14 खिलाड़ियों को कुल 5 करोड़ 30 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक, मेघना सिंह क्रिकेट, दीप्ति शर्मा क्रिकेट, ललित कुमार उपाध्याय हॉकी ने रजत पदक जीता, जबकि अन्नू रानी एथलेटिक, दिव्या काकरान कुश्ती और विजय कुमार यादव जूडो, वंदना कटारिया ने कांस्य पदक जीता। इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेघना सिंह किस खेल से संबंधित है, दीप्ति शर्मा किस खेल से संबंधित है या दिव्या काकरन किस खेल से संबंधित है। तो इनके साथ नाम के साथ इनके खेल याद करने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे मेघना सिंह जो क्रिकेट से है, प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स से, दीप्ति शर्मा क्रिकेट से, ललित कुमार उपाध्याय हॉकी से और अन्नू रानी एथलेटिक, दिव्या काकरन कुश्ती, विजय कुमार यादव जूडो और वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित हैं। इस अवसर पर 36वें राष्ट्रीय खेल के प्रदेश के पदक विजेता 66 खिलाड़ियों को कुल 2 करोड़ 58 लाख 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 18 खेलों में कुल 56 पदों जीते हैं, जिसमें 20 स्वर्ण, 18 रजत और 18 कांस्य जीते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में 8वें स्थान पर है और राष्ट्रमंडल खेलों एवं विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। अब पढ़ते हैं पद्म पुरस्कार 2023 उत्तर के बारे में। पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में इनको दिया गया, तो इनको याद करना है। पद्मश्री राधाचरण गुप्ता साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, दिलशाद हुसैन कला के क्षेत्र में, अरविंद कुमार विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उमाशंकर पांडे सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, मनोरंजन साहू चिकित्सा के क्षेत्र में और ऋजविक सान्याल को कला के क्षेत्र में और विश्वनाथ प्रकाश तिवारी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। पद्म विभूषण किसको दिया गया? मुलायम सिंह यादव को, जो सार्वजनिक मामले में दिया गया, और पद्मश्री राधाचरण गुप्ता को, दिलशाद हुसैन को और अरविंद कुमार को, उमाशंकर पांडे को और मनोरंजन साहू को और ऋत्विक सान्याल को और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के बारे में 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स ज्वार बाजरा कोंदो, मिलेट्स के अंतर्गत कौन कौन से फसल आती हैं? ज्वार बाजरा कोंदो सावा रागी या मंडुआ आदि की खेती के प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस नवीन योजना को वर्ष 2023 से वर्ष 2027 तक संचालित किया जाना प्रस्तावित है और इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 5 वर्षों की अवधि में अनुमानित व्यय लगभग 186 करोड़ रुपये है। यह 75 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। यह कहाँ पर इसके जो उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार का कार्यक्रम कहाँ किया गया? यह उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश के में मिलेट्स ज्वार बाजरा कोंदो सावा रागी मंडुआ आदि की खेती के प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और यह कब से कब तक के लिए संचालित है? वर्ष 2023 से वर्ष 2027 के लिए, जो 5 वर्ष की अवधि होगी। अब पढ़ते हैं लक्ष्मण पुरस्कार या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 21-22 के बारे में। 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस के समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण पुरस्कार या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 2021-22 के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए कुल 12 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 से नेहा कश्यप वुशु और ज्योति शुक्ला हैंडबॉल में इनको प्रदान किया गया। लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21 को राहुल सिंह हॉकी वेटरन वर्ग से संबंधित है। मोहन यादव कुश्ती, जनार्दन सिंह यादव कुश्ती वेटरन वर्ग से संबंधित है। अब रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021-22 के लिए
तरुणा शर्मा को और मनीषा भाटी को दिया गया। और लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 मोहम्मद आरिफ और राधेश्याम सिंह, सुहास एलवाई, दीपेंद्र सिंह और विवेक चिकारा है। रन फॉर G20 वॉकथन 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी में रन फॉर G20 वॉकथन का आयोजन किया गया। G20 सम्मेलन से जुड़ी 11 बैठकें उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएंगी। ये कहाँ कहाँ किस किस शहर में किया जाएगा उत्तर प्रदेश के? लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी। लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी। और उत्तर प्रदेश में इससे जुड़ी कुल 11 बैठकें होंगी। लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में इन बैठकों का आयोजन किया जाएगा। अब पढ़ते हैं आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम बनाना तथा आरोहिणी कार्यक्रम को 3 चरणों में लागू किया गया। पहले चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक कस्तूरबा गांधी स्कूल के 2 शिक्षक छात्राओं को शिक्षित करेंगे। मतलब जो पहले तो शिक्षकों को प्रशिक्षण किया जाएगा, फिर प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक कस्तूरबा गांधी स्कूल के 2 शिक्षक को छात्राओं को प्रशिक्षित करेंगे। और तीसरे चरण में सामुदायिक स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा। इसमें एक अभियान संचालित किया जाएगा। और एक इसके लिए इसका उद्देश्य क्या है? आरोहण पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम बनाना है, इसका उद्देश्य है। अब बताए छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के बारे में। 24 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्थापना दिवस पर छठे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का लखनऊ में शुभारंभ किया। कब किया? 24 इससे 3-4 क्वेश्चन खड़े होते हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यह जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है वह कौन सा है? 74वां इसका स्थापना दिवस है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। इसका मुख्य विषय क्या था? निवेश और रोजगार। तथा पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था तथा 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविडेंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। ये से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लास्ट ईयर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था UPPCS में। तो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के बारे में। 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। सांसद खेल शुभारंभ का आयोजन बस्ती जिले के सांसद द्वारा वर्ष 2021 में किया जा रहा है। सांसद खेल शुभारंभ का महाकुंभ का समापन 28 जनवरी 2023 को हुआ और इसका पहला चरण 10 से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित हुआ था। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के बारे में इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसके दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया। इसका पहला चरण 10 से 16 दिसंबर 2022 तक है और यह जो दूसरा चरण था वह 18 जनवरी से 28 जनवरी के बीच हुआ और इसका आयोजन बस्ती जिले में सांसद द्वारा वर्ष 2021 से किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्लेटिनम। 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग की सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत प्रदेश के माइन मित्रा पोर्टल को प्रदान किया गया प्लेटिनम अवार्ड सौंपा है। माइन मित्रा पोर्टल के बारे में। माइन मित्रा पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड के बारे में यह किसको दिया गया? माइन मित्रा को। माइन मित्रा क्या है? यह डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया है इसको। अब आता है जिला जेल बुलंदशहर के बारे में। उत्तर प्रदेश में स्थित इस जेल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए ईट राइट कैंपेन टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग प्रदत्त की गई है। यह सम्मान पाने वाले उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल है और सितंबर 2022 में फर्रुखाबाद जिले में स्थित फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। किसको दी गई? जिला जेल किसको दिया गया? पहला तो ये फर्रुखाबाद जिले में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को 5 स्टार रेटिंग दी गई है
और दूसरा उत्तर प्रदेश में इसको दिया गया है उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल। उत्तर प्रदेश में इस जेल को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के तहत कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए ईट राइट कैंपेन टैग के तहत 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। जो यह सम्मान प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की यह दूसरी जेल है। छठवीं मतलब पहली है फर्रुखाबाद और दूसरी है बुलंदशहर। छठवीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के बारे में 19 से 26 दिसंबर 2022 में मध्य तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में इसका आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में पदक तालिका में कुल 3 पदक कांस्य प्राप्त हुए, 9वां स्थान प्राप्त किया। कहाँ किया गया इसका आयोजन? भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में, और इसमें उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के बारे में हाल ही में भारत सरकार ने प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। कहाँ कहाँ? एक तो प्रयागराज में, फिर पटियाला में, नागपुर में, उदयपुर में, कोलकाता में, दीमापुर में और तंजावुर में। सानिया मिर्जा हाल ही में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला बन गई है। ये मिर्जापुर की रहने वाली। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हेतु आयोग। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय आयोग जो 28 दिसंबर 2023 को गठित किया गया। इसमें शामिल हैं जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह इस आयोग की अध्यक्षता करेंगे, और इस आयोग के अन्य सदस्यों में चौप सिंह वर्मा पूर्व IAS, महेंद्र कुमार पूर्व IAS, संतोष कुमार विश्वकर्मा पूर्व अपर विधि परामर्शी, ब्रजेश कुमार सोनी पूर्व अपर विधि परामर्शी एवं अपार, और इसका कार्यकाल 6 माह है। मतलब जो प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हेतु आयोग गठित किया गया है, यह 5 सदस्यीय होगा, जिसकी अध्यक्षता न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह करेंगे, और इसमें 4 सदस्य अन्य सदस्य हैं चौप से वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष कुमार से विश्वकर्मा और ब्रजेश कुमार सोनी है, और इस आयोग का कार्यकाल 6 माह का रहेगा। ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया? जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के द्वारा ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन प्रणाली सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य राज्य चिकित्सा विभाग द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के सहयोग से शुरू किया गया है, और इसके माध्यम से रोगी पंजीकरण, प्रवेश, डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, भोजन, दवाएं, विवरण और डॉक्टरों की उपलब्धता जैसी सुविधाएं ऑनलाइन होगी। अब पढ़ते हैं भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के बारे में। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का यह 63वां सत्र है, जिसे 18 से 19 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ के द्वारा आयोजित किया गया। IHRC मतलब भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति की स्थापना वर्ष 1919 में अभिलेखों के प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान के उनके उपयोग से जुड़े मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई है। मतलब जो अभी इसका 63वां सत्र आयोजित हुआ है, और इसे स्थापना 1919 में हुई थी, और 63वां सत्र कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति 2022 के बारे में दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति का आगामी वर्ष 5 वर्ष है, और इस नीति की अधिसूचना जारी होने पर उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2018 को निरस्त हो जाएगी। वर्ष 2022 की नीति का उद्देश्य सुदृढ़ परिवहन स्थापना नेटवर्क का सृजन करना, विद्यमान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा का उन्नयन एवं सुधार करना तथा लॉजिस्टिक सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश को आकर्षित करना और स्मार्ट लॉजिस्टिक कार्य प्रणाली की स्थापना करना है। तो इस नीति का उद्देश्य क्या है और यह कब के लिए जारी की गई? पहला तो यह उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी दी। यह नीति 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी तथा इसकी अधिसूचना जारी होने पर उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2018 निरस्त हो जाएगी। और वर्ष 2022 का नीति का उद्देश्य सुदृढ़ परिवहन और स्थापना नेटवर्क का सृजन करना, विद्यमान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा का उन्नयन एवं सुधार करना, लॉजिस्टिक सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश को आकर्षित करना और स्मार्ट लॉजिस्टिक कार्य प्रणालियों की स्थापना करना है।
अब पढ़ते हैं एक जिला एक खेल के बारे में। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने हेतु एक जिला एक खेल का योजना शुभारंभ की गई है। एक जिला एक खेल योजना में शामिल करने हेतु 10 जिलों को खेलों में बदलाव किया गया है, जिसमें मथुरा में परिवर्तित खेल जूडो के स्थान पर कुश्ती को किया गया है। बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर में बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक, मतलब मथुरा में जूडो के स्थान पर कुश्ती, बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर में बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक, श्रावस्ती में बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी और झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी में बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी और बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल। मतलब जो फतेहपुर, जो श्रावस्ती, झांसी, गोंडा और लखीमपुर खीरी में बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी और बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल, और जो बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर में बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक और मथुरा में जूडो के स्थान पर कुश्ती को शामिल किया गया। खेलों से संबंधित जिले में आते हैं। कुश्ती से संबंधित जिला है वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। एथलेटिक्स से संबंध है मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया और मुजफ्फरनगर। हॉकी के अंतर्गत आते हैं प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद। टेबल टेनिस के अंतर्गत आगरा, कानपुर आते हैं। बैडमिंटन के अंतर्गत अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, वेट लिफ्टिंग के तहत मिर्ज़ापुर, बिजनौर, बॉक्सिंग के तहत बुलंदशहर और कुशीनगर, तीरंदाजी के तहत सोनभद्र और ललितपुर, फुटबॉल में हाथरस, तैराकी में पीलीभीत और शूटिंग में बांदा, कबड्डी कन्नौज, लॉन टेनिस प्रयागराज। इससे संबंधित जिले और खेल है। अब पढ़ते हैं 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ। यह कौन 3 हवाई अड्डे हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली से शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 1 दिसंबर 2022 को। इन 3 हवाई अड्डों में नई दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु हवाई अड्डा शामिल है। कौन कौन सा हवाई अड्डा? नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। पहले चरण में डिजी यात्रा में सात हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी, जिसमें 3 पर शुरुआत हो चुकी है और 2023 तक इसे हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर शुरू किया जाएगा। प्रेजेंट में इनको 2022 में कौन कौन सी हवाई अड्डा नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डा शामिल किए गए हैं और इसमें 3 की शुरुआत हो चुकी है और 7 हवाई अड्डे शुरू किए जाएंगे, जिसमें हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा में 2023 में होंगे और जो 3 में हो चुकी है, तो टोटल 7 हवाई अड्डे में यह डिजी यात्रा शुरू की जाएगी। मातृ मृत्यु अनुपात के बारे में 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश को एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल किया गया है। मातृ मृत्यु अनुपात में तथा मातृ मृत्यु दर के आंकड़े 2018 से 20 में मातृ मृत्यु अनुपात 167 था और मातृ मृत्यु दर 14.3 थी। यह किसके द्वारा जारी किए जाते हैं आंकड़े? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, जिसमें उत्तर प्रदेश को एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल किया गया। 41वां रामायण मेला 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 41वें रामायण मेला का शुभारंभ किया। इस मेले का शुभारंभ समापन 30 नवंबर 2022 को हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है और अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत वर्ष 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने की थी। उत्तर प्रदेश में रामायण मेला का शुभारंभ अयोध्या में किया गया और जिसका समापन 30 नवंबर को हुआ तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है और इस मेले का जो शुरुआत हुई भी थी वह 1982 के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने इसकी शुरुआत की थी। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में पुलिस नियुक्त आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश के ये 3 नए जिले हैं प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा हैं।
तत्पश्चात रमेश शर्मा को प्रयागराज को, प्रीतिंदर सिंह को आगरा और अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने इसने तीनों जनपदों को महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने विषयक अधिसूचना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में कौन कौन से पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं? प्रयागराज में रमेश शर्मा और आगरा में प्रीतिंदर सिंह और अजय कुमार मिश्रा, गाजियाबाद में इनको नियुक्त किया गया है। अब पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बारे में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है, जिसमें पहला लखनऊ में 2020 से, गौतम बुद्ध नगर में 2020 में, कानपुर में 2021 में, वाराणसी में 2021 में, गाजियाबाद में 2022 में, आगरा में 2022 में, प्रयागराज में 2022 में। इस टॉपिक को हमने अभी उसमें पढ़ा हुआ है, जो हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य हमने फिनिश किया है, उसमें इस टॉपिक को पढ़ा है, इसको हम फिर से पढ़ रहे हैं। अब पढ़ते हैं मुख्यमंत्री पुण्यकर सौर ऊर्जा योजना के बारे में। 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित की जाएगी। इस योजना हेतु यूनिपेडा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। योजना अंतर्गत सरकार सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत 75% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा और योजना अंतर्गत कम से कम 10% महिला बुनकरों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसे उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इसका संचालित कर 25 नवंबर 2022 को किया गया। इसके लागू होने के लिए 5 वर्ष तक यह कार्यान्वित होगी और इसके लिए क्रियान्वयन यूपी-नेडा के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 50% शासकीय अनुदान जो सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पावरलूम बुनकरों को 75% शासकीय अनुदान और महिला बुनकरों को 10% से सम्मानित किया जाएगा। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के बारे में 22 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन से पहले संस्करण का शुभारंभ किया। इसका आयोजन 25 नवंबर 2022 को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में किया गया। यह एक वार्षिक 36 घंटे का कार्यक्रम है जो छात्रों, शिक्षकों, अध्यापकों और भारत के अनुसंधान समुदाय और अफ्रीकी साझेदारी के एक मंच को लाता है। कहाँ किया गया इसका आयोजन? यूनेस्को ने इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का पहले संस्करण का शुभारंभ किया और यह 25 नवंबर 2022 तक गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में किया गया और यह एक वार्षिक 36 घंटे का कार्यक्रम है। काशी तमिल संगमम के बारे में 17 नवंबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी में किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुस्तक तिरुक्कुलम का 13 भाषाओं में इसके अनुवाद के साथ विमोचन किया। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों यथा संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि तथा उत्तर प्रदेश सरकार से सहयोग से किया गया है। IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की एजेंसी होंगे तथा 10 दिसंबर 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा काशी तमिल संगमम के आयोजन को यादगार बनाने हेतु काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस नामक नई ट्रेन सेवा की घोषणा की गई है। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि पहला है कि काशी तमिल संगमम को 17 नवंबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन वाराणसी में किया गया और इस कार्यक्रम के जो उद्घाटन किया वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में तिरुक्कुरल पुस्तक का विमोचन किया जो 13 भाषाओं में इसके अनुवाद के साथ, और इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालय जैसे संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रसारण आदि और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। और IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित थे और 10 दिसंबर 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा काशी तमिल संगमम के आयोजन को यादगार बनाने के लिए काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस नामक ट्रेन की घोषणा की गई है। अब पढ़ते हैं PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर 2022 के बारे में।
11 से 12 नवंबर 2022 के मध्य पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। इस सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसिलिटेशन सेंटर की वेबसाइट लॉन्च किया। अब पढ़ते हैं QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में। 8 नवंबर 2022 को इस रैंकिंग के 15वें संस्करण को जारी किया गया। उत्तर प्रदेश स्थित IIT कानपुर में इस रैंकिंग को शीर्ष 100 स्थान प्राप्त हुए हैं, जिसमें भारतीय रैंक में 6 है, एशियाई रैंक में 66 है और यह IIT कानपुर है। अब पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के बारे में। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह नीति जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी और 5 वर्ष की अवधि तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित करने अवधि से जो भी पूर्व हो तक लागू होगी। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। इस नीति के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु सरकारी उपक्रमों को 1 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से ग्राम पंचायतों व राजस्व की भूमि दी जाएगी। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में आगामी 5 वर्षों 2026 से 27 में सौर परियोजनाओं को 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सौर पार्क की स्थापना 14,000 मेगावाट और सोलर रूफटॉप से 4500 मेगावाट और सोलर रूफटॉप से 1500 मेगावाट और PM कुसुम योजना घटक C1 और C2 में 2000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन का लक्ष्य शामिल है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने निजी आवासों पर नेट मीटरिंग व्यवस्था के साथ ग्रिड संयोजित सिस्टम की स्थापना पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार की तरफ से 15,000 रुपये प्रति किलोवाट और अधिकतम 30,000 रुपये प्रति उपभोक्ता के राज्य अनुदान की अनुमान्यता को भी स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के तहत अध्यक्षर को मॉडल सौर सिटी के रूप में विकसित करने के अलावा प्रदेश के 16 नगर निगमों तथा नोएडा को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा और सौर ऊर्जा संयंत्रों के रखरखाव हेतु 30,000 युवकों को सौर ऊर्जा संयंत्रों के अनुरक्षण प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें सूर्य मित्र नाम दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट में आता है। पहला कि है इस नीति का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा दिया गया। यह नीति 5 वर्ष तक होगी और इस नीति के अंतर्गत सौर ऊर्जा और संयंत्र सौर परियोजनाओं की स्थापना हेतु सरकारी उपक्रमों को 1 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से ग्राम पंचायतों या राजस्व की भूमि दी जाएगी और यह अवधि 5 वर्ष में 2026-27 तक होगी। और इसमें सौर पार्क की स्थापना में 14,000 मेगावाट होगा, सोलर रूफटॉप के लिए 4500 मेगावाट और सोलर रूफटॉप से जो गैर आवासीय संस्थान में है वह 1500 मेगावाट होगा। PM कुसुम योजना घटक C1 और C2 को 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अब पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के बारे में। यह नीति 23 नवंबर 2022 को लागू की गई थी। यह नीति उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 तक स्थान लेगी। इस नीति को प्रभावी अवधि नीति लागू होने की 5 वर्ष तक होगी। 1 फरवरी 2018 के बाद पंजीकृत निर्माणाधीन अर्धनिर्मित व निर्मित अति असंचालित इकाइयाँ जिन्होंने पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत पंजीकरण कराया है, इस नीति के अंतर्गत अनुमन्य लाभ के पात्र होंगे। इस नीति के तहत नए पर्यटन गंतव्यों रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, बुद्ध सर्किट तथा वाइल्ड लाइफ एवं इको टूरिज्म सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, जैन सर्किट, क्राफ्ट सर्किट और स्वतंत्रता संग्राम सर्किट का विकास किया जाएगा। यह कब लागू हुई? 23 नवंबर 2022 को। यह 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी होगी। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जन सेवा नीति 2022 के बारे में। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जन सेवा नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की। इस नीति के तहत राज्य में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित किए जाएंगे। यह नीति अधिसूचना की नीति से प्रभावी होगी और 5 वर्ष की अवधि हेतु नई नीति की उद्घोषणा होने तक जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के बारे में। इस नीति को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 30 नवंबर 2022 को अनुमोदित किया गया। यह 5 वर्ष के लिए होगी। इस नीति के अंतर्गत राज्य में एक्सप्रेसवेज और फ्रंट कॉरिडोर के किनारे लैंड बैंक और एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जाएंगे और इसके तहत
भूमि के क्रय पर राज्य बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 100%, मध्यांचल में पश्चिमांचल क्षेत्र में 75% स्टाम्प शुल्क की छूट दी जाएगी। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले में स्टाम्प शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी। 7वां भारत जल सप्ताह 1 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गौतम बुद्ध नगर के इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। इसका समापन 5 नवंबर 2022 को हुआ। 7वें भारत जल सप्ताह का विषय टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा था। इसका कार्यक्रम में भागीदार देश डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड है। इसका उद्घाटन कब किया गया? 1 नवंबर 2022 से यह 5 नवंबर 2022 तक चला। यह 7वां भारतीय जल सप्ताह है। इसका विषय टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है तथा इसके अंतर्गत देश आते हैं डेनमार्क, सिंगापुर, फिनलैंड इसमें भागीदार देश रहे। अब पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 के बारे में। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 को मंजूरी दी। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि के लिए 5 वर्ष तक प्रभावी होगी, जिसका उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण द्वारा राज्य में दूध आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। जो 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। पहली बार है कि 7.5 करोड़ रुपए की छूट प्रदान करेगा। अब पढ़ते हैं योट्टा डेटा सेंटर के बारे में। योट्टा डेटा सेंटर यह 31 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित डेटा सेंटर का लोकार्पण किया। इस सेंटर का नाम योट्टा डेटा सेंटर रखा गया है। देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है और यह डेटा सेंटर हीरानंदानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा। और यह कहाँ स्थापित किया गया है? गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन के बारे में 27 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में थोरेसिक सर्जरी विभाग एवं वेस्कुलर सर्जरी विभाग एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग ने एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया। इस मशीन से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से प्रारंभिक दौर में हुए किसी भी प्रकार के संक्रमण को समाप्त किया जा सकता है, जो अंग प्रत्यारोपण अथवा कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। कौन सी है ये? एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन। किसके द्वारा? लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में थोरेसिक सर्जरी विभाग या वेस्कुलर सर्जरी विभाग एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में इसका लोकार्पण किया गया। पढ़ते हैं दीपोत्सव 2022 के बारे में, जो इसका इस बार 6वां मनाया गया। 23 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम की पड़ी अयोध्या में दीपोत्सव 2022 के अवसर पर दीप प्रज्वलित किया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम के प्रतीक स्वरूप का राज्याभिषेक भी किया, जिसमें 15.76 लाख दीप प्रज्वलित कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और सितंबर 2022 में अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का भी उद्घाटन किया गया। क्या किया गया? एक तो लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन भी किया गया और यह अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया, जो 15.76 लाख दीप प्रज्वलित कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य के बारे में 19 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की गई। यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। इसको हमने उसके पर्यावरणीय परिदृश्य में पड़ा हुआ है। यह देश का 53वां अभ्यारण्य है। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है क्षेत्र है, जिसमें बाघ, तेंदुए, स्लोथ, रीछ, चित्तीदार हिरण, सांभर, चिंकारा जैसे जीव वास है। पन्ना टाइगर रिजर्व और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य एक दूसरे के करीब स्थित हैं, जो बाघों की आवाजाही के एक महत्वपूर्ण गलियारा है। इसका आंतरिक क्षेत्र 230.31 वर्ग किलोमीटर, बफर क्षेत्र 299.05 वर्ग किलोमीटर और संपूर्ण क्षेत्र 529.36 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में स्थित बाघ अभ्यारण्य में पहला आता है दुधवा, जो 2010 में अधिसूचित हुआ था। फिर आता है अमनगढ़, जो कार्बेट टाइगर रिजर्व है, इसे 2012 में। फिर आता है पीलीभीत 2014 में और रानीपुर 2022 में। अब पढ़ते हैं यूफिलेक्स 2022 के बारे में। 15 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललित कला अकादमी लखनऊ में 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफिलेक्स 2022 का उद्घाटन किया। इसका विषय भारत की समृद्ध संस्कृति और विकास उत्तर प्रदेश में योगदान है। इसका विषय क्या है? भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। और यह कौन सी है? 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफिलेक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ललित कला अकादमी लखनऊ में।
सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के बारे में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार प्रो बारबरा मैटकॉफ को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 के बारे में। 14 अक्टूबर 2022 को इस इंडेक्स में 7वें वार्षिक संस्करण को प्रकाशित किया गया। उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत शामिल किया गया और सूचकांक में उत्तर प्रदेश में गत वर्ष की तुलना में अपनी रैंक में सुधार करते हुए 0.5201 समग्र स्कोर के साथ 12वां स्कोर हासिल किया है और यह स्कोर पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में से अंतिम स्थान प्राप्त हुआ था। मतलब जो 2021 में इसको 18वां स्थान प्राप्त हुआ था और 2022 में 12वां स्थान प्राप्त हुआ। 3 विषयों के तहत उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन। इसमें पहला विषय था आर्थिक न्याय, दूसरा राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय, जिसमें समग्र रैंक में 12वीं प्राप्त हुई है, जिसमें आर्थिक न्याय में 11वीं, राजनीतिक न्याय में 5वीं और सामाजिक न्याय में 13वीं। लीड्स 2022 के बारे में। 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने लीड्स 2022 का सर्वेक्षण रिपोर्ट के चौथे संस्करण को जारी किया। सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को स्थलरुद्ध राज्य में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश को अचीवर्स ग्रेड में समूहबद्ध किया गया है। यह इस लीड्स का कौन सा सर्वेक्षण रिपोर्ट है? चौथा संस्करण है, जिसे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी किया और यह उत्तर प्रदेश को इससे स्थलरुद्ध राज्य में वर्गीकृत किया। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के बारे में। 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इस नीति की अधिसूचना की तिथि अगले 5 वर्ष के लिए प्रभावी होगी। यह नीति त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था प्रदान करती है, जिसमें निर्माता, उपभोक्ता एवं बैटरी से संबंधित सुविधाएं प्रदान करने के सेवा प्रदाता शामिल होते हैं। यह अधिसूचना की तिथि पहले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीदी गई पंजीकृत तथा सभी श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स या पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश में निर्मित किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद एवं पंजीकरण पर रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट चौथे एवं 5वें वर्ष में जारी की जाएगी। यह नीति पहले 2 लाख दोपहिया, पहले 50,000 तिपहिया और पहले 25,000 चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर खरीद पर सब्सिडी प्रदान करता है। इसके तहत प्रति दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर फैक्ट्री में 15%, जो अधिकतम 5,000 रुपये हो सकता है, सब्सिडी प्रदान की जाएगी और प्रति तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर अधिकतम 12,000 रुपये तक की छूट प्रदान की जाएगी। प्रति चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 1 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी। वह यह नीति राज्य में पहली 400 निजी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर भी सब्सिडी प्रदान करती है। यह सब्सिडी प्रति निजी इलेक्ट्रिक बस की खरीद पर अधिकतम 20 लाख रुपये प्रदान की जाएगी और इसमें प्रथम 5 मेगावाट ईबी परियोजनाओं तथा प्रथम 5 मेगावाट बैटरी परियोजनाओं को उनके अर्ह स्थिर पूंजी निवेश के 20% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो अधिकतम 500 करोड़ होगी। इसको देखते हैं इसमें कि इसको जो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति को उत्तर इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है और इस नीति को 5 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी। और जो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जिसको हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 के बारे में। 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश वस्त्र परिधान नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की है। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी, जिसका उद्देश्य राज्य को वैश्विक स्तर पर परिधान निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना और कपड़ा उद्योग से संबंधित सभी प्रकार की इकाइयों जैसे हथकरघा, पावरलूम, कताई, बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान का सतत विकास करना है। इस नीति के तहत वस्त्र एवं परिधान इकाइयों में प्लांट और मशीनरी की खरीद पर किए गए निवेश में 25% की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी और इसमें 100 करोड़ रुपये प्रति यूनिट होगी। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के बारे में। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान की। यह नीति 5 वर्ष तक होगी। इस नीति के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख रुपये प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अब पढ़ते हैं मर्यादा मूर्ति के बारे में। मर्यादा मूर्ति 12 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में अयोध्या में श्री यदुगिरी यतिराज मठ में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ डिग्निटी या मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया। कहाँ किया? अयोध्या में। मुलायम सिंह यादव के बारे में, इनको अभी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के संस्थापक का निधन 10 अक्टूबर 2022 को हुआ और इन्होंने वर्तमान में मैनपुरी में लोकसभा के सदस्य व 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए।
तथा यह 1992 से समाजवादी पार्टी की स्थापना इन्होंने की और इन्हें 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 1989 से 91, 1993 से 95 और 2003 से 2007। 1996 से 1998 के मध्य में तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा और आई के गुजराल की कैबिनेट में रक्षा मंत्री भी रहे और इन्हें इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अब पढ़ते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के बारे में। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के मध्य आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तर प्रदेश ने कुल 56 पदों के साथ 8वां स्थान प्राप्त किया, जिसमें स्वर्ण 20, रजत 18 और कांस्य 18। उत्तर प्रदेश के रामबाबू ने 35 किलोमीटर पैदल चाल में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। रामबाबू ने 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकंड में पैदल चाल पूरा करके यह रिकॉर्ड कायम किया। मेरठ की पारुल चौधरी ने 2 स्वर्ण पदक, एक एथलेटिक की 5000 मीटर और 3000 स्टीप लेचेज में जीतने में सफल रही और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पदक एथलेटिक की स्पर्धाओं में 9 पदक जीते, 9 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते हुए। और यह एक नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? उत्तर प्रदेश के रामबाबू ने, जो 35 किलोमीटर पैदल चाल में नया रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस का 41वां वार्षिक अधिवेशन 8 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? गोमती नगर लखनऊ में। मिशन निरामया के बारे में। मिशन निरामया योगी आदित्यनाथ द्वारा SGPGI लखनऊ में कन्वेंशन सेंटर में इस मिशन का शुभारंभ किया गया और जो राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और पैरामेडिकल शिक्षा में बदलाव लाने के उद्देश्य से इस मिशन का शुभारंभ किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 जो ग्रामीण है उसके बारे में। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रिपोर्ट जारी की गई। यह सर्वेक्षण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्ण किया गया। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी जिला कानपुर देहात है, जिसमें 33 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में। और यह स्वच्छता सर्वेक्षण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्ण किया गया तथा इसमें मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदार वाला राज्य उत्तर प्रदेश और जिला कानपुर देहात को बनाया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 शहरी के बारे में। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणाम घोषित किए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में नोएडा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ और 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में 20 शहरों को प्रदेश के 4 शहरों में स्थान आया। गाजियाबाद का 12वां, मेरठ 15वां, प्रयागराज 16वां और लखनऊ 17वां। इस श्रेणी में वाराणसी को 21वां, आगरा को 23वां और कानपुर को 29वां मिला हुआ है। गंगानगरों की 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में प्रदेश के कुल 13 नगर शामिल है, जिसमें बिजनौर और कन्नौज को पहला और दूसरा स्थान मिला हुआ है। जबकि गंगानगरों की 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में प्रदेश के कुल 7 नगर शामिल हैं, जिसमें वाराणसी और प्रयागराज को क्रमशः द्वितीय और चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष 20 स्वच्छ छावनी में प्रदेश की 3 छावनी शामिल हैं, जिनमें वाराणसी छावनी को 15वां, शाहजहाँपुर छावनी को 16वां और मथुरा छावनी में 17वां शामिल है। 100 शहरी स्थानीय सूची में उत्तर प्रदेश को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है तथा प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड श्रेणी में उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर को मिला है तथा कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत गाजियाबाद एवं लखनऊ को 3 स्टार रेटिंग में प्रमाणित किया गया और मेरठ और सहारनपुर को 1 स्टार श्रेणी प्रदान की गई। अब पढ़ते हैं भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 के बारे में। 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 को प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट के अनुसार घरेलू पर्यटकों के लिए वर्ष 2021 में 5 सर्वाधिक पसंदीदा स्थलों में उत्तर प्रदेश का ताजमहल एवं आगरा का किला शामिल है। विदेशी पर्यटकों के लिए 5 सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थलों में उत्तर प्रदेश में ताजमहल और आगरा का किला है। 2021 में उत्तर प्रदेश में 4.24% विदेशी पर्यटक आए और उत्तर प्रदेश में घरेलू पर्यटकों का आगमन 16.19% हुआ। राज्य परिवर्तन आयोग 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य योजना आयोग पुनर्गठन करते हुए इसके स्थान पर नवीन संस्था राज्य परिवर्तन आयोग के सृजन को प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
मुख्यमंत्री राज्य परिवर्तन आयोग के अध्यक्ष होंगे। यह आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ के साथ परामर्श के साथ नीतियां तैयार करेगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग की स्थापना 24 अगस्त 1972 को की गई थी। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रोत्साहन नीति 2022 के बारे में 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की गई। नई नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले नए सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यमों को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 10% से 25% की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु, मध्यम इकाइयों हेतु सब्सिडी की सीमा क्रमशः 25%, 20% और 15% होगी। मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में सब्सिडी की सीमा 20%, 15% और 10% होगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति में महिला उद्योगों के लिए 2% सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। नेशनल अर्बन एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022 के बारे में 23 से 24 सितंबर 2022 को लखनऊ के में नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 के बारे में 22 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को अंकुश लगाने हेतु CRPC अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक 2022 पारित किया गया। विधेयक में किए गए प्रावधान के तहत अब बलात्कार के आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी। इसके तहत न केवल बलात्कार अपितु यौन अपराध, बदसलूकी और यौन अपशब्द के मामले में भी अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी। अब पढ़ते हैं नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के बारे में। इस रिपोर्ट को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में शोधित जन्म दर 25.1 दर्ज की गई, जिसमें ग्रामीण 26.1 और शहरी 22.1% है। राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित मृत्यु दर कुल 6.5 है, जिसमें ग्रामीण 6.8, शहरी 5.4 है। और राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर कुल 43 है, जिसमें पुरुषों की 43 और महिलाओं की 44 है। इसके साथ ही राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात 905 दिया गया है। कितना दिया गया है? जन्म के समय लिंगानुपात 905। राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के बारे में 16 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया और 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया गया, जिन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु सहयोग मोबाइल ऐप और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ECCE पर आधारित बाल पिटारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। और मुख्यमंत्री आकांक्षा तक जिलों में 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए दूरभाष एवं गतिविधियों पर आधारित सीखने और सिखाने की प्रणाली दुलार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र 15 सितंबर 2022 को औरैया जिले के दिबियापुर में NTPC द्वारा स्थापित 120 मेगावाट के तैरते सोलर संयंत्र में बिजली उत्पादन स्थापित हुआ। इससे NTPC औरैया संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता बढ़कर 704 मेगावाट हो गई है। कहाँ पहला तैरता सोलर संयंत्र लगाया गया है? औरैया जिले के दिबियापुर में NTPC द्वारा पहला तैरता सोलर संयंत्र बिजली उत्पादन के साथ शुरू हुआ। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 के बारे में 12 से 15 सितंबर 2022 को गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित एक्सपो मार्ट में IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और भारत ने 48 वर्ष बाद यह समिट का आयोजन हुआ। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड मिशन पर आधारित थी, जिसका आयोजन कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध नगर में हुआ। 75वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 6 से 10 सितंबर 2022 को गुवाहाटी असम में इसका आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश पदक तालिका में कुल 4 पदक हैं, जिसमें स्वर्ण 1, रजत 1, कांस्य 2 हैं को प्राप्त कर यह 9वां स्थान हासिल किया। चुनार लॉजिस्टिक पार्क के बारे में 5 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चुनार मिर्जापुर में इस लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। इस परियोजना के तहत प्रारंभ में लगभग 4000 कंटेनरों की सुविधा विकसित की जाएगी और सामान के भंडारण और संचालन के लिए 2000 वर्ग मीटर के गोदाम बनाए जाएंगे। कहाँ किया है? किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चुनार मिर्जापुर में लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। चुनार कहाँ पर स्थित है? मिर्जापुर में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के बारे में 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देवरिया जिले के शिक्षक खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें देश भर में 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के एकमात्र शिक्षक शामिल थे। कौन थे? देवरिया के शिक्षक खुर्शीद अहमद। भारत भूषण अग्रवाल
2022 के बारे में। अगस्त 2022 में रजा फाउंडेशन प्रयागराज के लेखक सौम्य मालवीय को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया। रजा फाउंडेशन ने किसको दिया? लेखक सौम्य मालवीय को, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी कविता संग्रह घर पर नामुमकिन जगह है के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? घर पर नामुमकिन जगह है के लिए। रवि किशन शुक्ला 30 अगस्त 2022 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की भारत सरकार ने अभिनेता रवि किशन शुक्ला को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया और यह गोरखपुर से लोकसभा सदस्य है। NMCG उत्तर प्रदेश जल निगम और BPL के मध्य समझौता। 25 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश जल निगम और मेसर्स विश्वराजन एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड आधारित आगरा के लिए 582.84 करोड़ रुपए की लागत